नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से एड्यू जब टीच प्लेटफॉर्म पर। अब तक हमने राष्ट्रपति के शक्तियों के बारे में चर्चा करी थी लास्ट क्लास में, जिसमें हमने राष्ट्रपति की दो प्रकार की शक्तियां, एक तो हमने कार्यपालिका शक्ति की चर्चा करी और दूसरी शक्ति हमने विधायी शक्ति के बारे में चर्चा करी थी। अब हम शेष बची राष्ट्रपति की शक्तियों के बारे में विचार विमर्श और चर्चा करेंगे, जिसमें हम वित्तीय शक्ति, न्यायिक शक्ति, सैन्य और कूटनीतिक शक्ति और राष्ट्रपति की आपातकालीन शक्तियों के बारे में आज हम पढ़ेंगे। तो बिना टाइम गवाए आज हम शुरू करते हैं राष्ट्रपति की वित्तीय शक्तियों से। तो राष्ट्रपति के पास कौन कौन सी वित्तीय शक्तियां होती हैं? देखिए विद्यार्थियों, आज हम चर्चा कर रहे हैं राष्ट्रपति की वित्तीय शक्तियां। तो नेक्स्ट अपने पढ़ेंगे यहां पर राष्ट्रपति की वित्तीय शक्तियां। अब देखिए वित्तीय शक्तियों में क्या आता है, जो धन विधेयक होता है, जो वित्त विधेयक होता है, वित्त आयोग होता है, या फिर आप देखोगे आकस्मिक निधि होती है, हम उनके बारे में चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले हम देखते हैं वित्तीय शक्तियों में राष्ट्रपति के पास कौन कौन सी शक्तियां प्राप्त होती हैं। तो पहली शक्ति हम राष्ट्रपति की वित्तीय शक्ति में देखेंगे कि संविधान के अनुच्छेद 112 के तहत राष्ट्रपति की ओर से वार्षिक वित्तीय विवरण, भारत का वार्षिक वित्तीय विवरण, जिसे हम आम भाषा में बजट कहते हैं, लोकसभा में प्रस्तुत किया जाता है, जो कि देश का वित्त मंत्री प्रस्तुत करता है। तो पहली वित्तीय शक्ति रहेगी अनुच्छेद 112 के तहत, अनुच्छेद 112 के तहत प्रत्येक वित्तीय वर्ष के आरंभ में, प्रत्येक वित्तीय वर्ष के आरंभ में राष्ट्रपति की ओर से वार्षिक वित्तीय विवरण, जिसे हम सामान्य भाषा में क्या कहते हैं, बजट, लोकसभा में प्रस्तुत किया जाता है। तो पहली बात राष्ट्रपति की क्या शक्ति है, संविधान के अनुच्छेद 112 में कहा गया है कि जो भारत का राष्ट्रपति होता है वह प्रत्येक वित्तीय वर्ष में राष्ट्रपति की ओर से लोकसभा में वित्तीय विवरण प्रस्तुत किया जाता है, जिसे हम आम भाषा में बजट कहते हैं। तो बजट किसकी ओर से प्रस्तुत किया जाता है? तो राष्ट्रपति की ओर से। कौन प्रस्तुत करता है? तो भारत का वित्त मंत्री जो होता है उसके द्वारा वार्षिक वित्तीय विवरण या बजट लोकसभा में प्रस्तुत किया जाता है। और बजट प्रस्तुत कहां होता है? तो यह भी आपको ध्यान रखना है, बजट जो प्रस्तुत होता है वह होता है आपके लोकसभा के अंदर बजट प्रस्तुत। तो ये इसका प्रस्तुत कहां होगा? ये आपके लोकसभा में। इसको संविधान में क्या कहा गया है? संविधान में बजट शब्द का कोई उल्लेख नहीं है। संविधान में बजट को वार्षिक वित्तीय विवरण कहा जाता है। और ये प्रस्तुत किसकी ओर से होता है? तो आपको ध्यान रखना है विद्यार्थियों, राष्ट्रपति की ओर से वार्षिक वित्तीय विवरण के रूप में बजट लोकसभा में प्रस्तुत किया जाता है और भारत का वित्त मंत्री उसका नेतृत्व करता है। उसके बाद अगली सवाल आता है, अगला कंटेंट है आपके लिए, जो राष्ट्रपति होता है भारत का, तो अपने भारत में ना दो प्रकार की निधियां होती है, संसद की निधि जिसे हम संचित निधि कहते हैं, और एक होती है आकस्मिक निधि। तो जो संचित निधि होती है उससे पैसे निकालने की शक्ति संसद के पास होती है। लेकिन सपोज करें कि संसद ने एक बजट बनाया और संचित निधि से पैसे निकाल लिए, अब उन्हें कोई आकस्मिक काम आ गया, बजट कम पड़ गया या उनको बजट की आवश्यकता है, तो संसद राष्ट्रपति से आकस्मिक निधि से पैसा निकालने की मांग कर सकती है और राष्ट्रपति उसको स्वीकृति देकर आकस्मिक निधि से संसद को पैसा प्रोवाइड करवाती है। तो इस प्रकार से आकस्मिक निधि किसके नियंत्रण में होती है? संविधान के अनुच्छेद 267(1) के अनुसार देश की आकस्मिक निधि राष्ट्रपति के नियंत्रणाधीन होती है। तो अगली शक्ति है देश की
देश की आकस्मिक निधि पर, देश की आकस्मिक निधि पर राष्ट्रपति का नियंत्रण। तो राष्ट्रपति का नियंत्रण होता है, यह कहा गया है अनुच्छेद 267(1) के अंदर। जो देश की आपके आकस्मिक निधि होती है ना, उस आकस्मिक निधि पर किसका नियंत्रण होगा? आपके राष्ट्रपति का नियंत्रण देखने को मिलता है। उसके बाद राष्ट्रपति की अगली वित्तीय शक्ति होती है, जो अपने भारत में प्रत्येक 5 वर्ष के बाद भारत में वित्त आयोग का गठन किया जाता है। वित्त आयोग केंद्र और राज्यों के मध्य वित्त को, केंद्र से राज्यों को वित्त देने के लिए वित्त आयोग का गठन किया जाता है संविधान के अनुच्छेद 280 के तहत, जिसमें एक अध्यक्ष होता है और 4 सदस्य होते हैं। उनकी नियुक्ति भी राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। तो अगली वित्तीय शक्ति क्या रहेगी? प्रत्येक 5 वर्ष में राष्ट्रपति के द्वारा वित्त आयोग की स्थापना करी जाती है संविधान के अनुच्छेद 280 के तहत। तो अगली शक्ति हम देखेंगे, प्रत्येक 5 वर्ष पश्चात, प्रत्येक 5 वर्ष पश्चात वित्त आयोग का गठन। और इसका गठन कौन से अनुच्छेद के तहत होता है? तो अनुच्छेद 280। अगली बात देखेंगे, जो वित्त आयोग होता है, इस वित्त आयोग में कितने सदस्य होते हैं और अध्यक्ष होता है टोटल? तो हम इसमें देखते हैं, एक अध्यक्ष और 4 अन्य सदस्य, 4 सदस्य, ये भी आपके राष्ट्रपति के द्वारा नियुक्त किए जाते हैं। उसके बाद अगली राष्ट्रपति की वित्तीय शक्ति होती है, जो हमने नियंत्रण एवं महालेखा परीक्षक देखा था। वह नियंत्रण एवं महालेखा परीक्षक जो अपनी रिपोर्ट होती है वार्षिक, वह राष्ट्रपति को सौंपता है और राष्ट्रपति के द्वारा उस रिपोर्ट को संसद के समक्ष प्रस्तुत करवाई जाती है। तो राष्ट्रपति कैग की रिपोर्ट को संसद के सामने प्रस्तुत करने का काम करता है। तो अगली राष्ट्रपति की वित्तीय शक्ति कौन सी है? तो हम यहां पर अगली वित्तीय शक्ति देखेंगे, नियंत्रण एवं महालेखा परीक्षक, जिसे हम शॉर्ट फॉर्म में कैग कहते हैं। कैग अपनी वार्षिक रिपोर्ट, कैग अपनी वार्षिक रिपोर्ट राष्ट्रपति को सौंपता है तथा राष्ट्रपति के द्वारा, तथा राष्ट्रपति के द्वारा इसे संसद के समक्ष रखवाया जाता है। तो आपको ये ध्यान रखनी है, ये सारी की सारी राष्ट्रपति की वित्तीय शक्ति है, जो प्रमुख थी मैंने आपको बता दी है। तो अंतिम शक्ति हमने क्या देखी? जो कैग होता है वह अपनी वार्षिक रिपोर्ट किसको सौंपता है? तो ये भी एक इंपॉर्टेंट बात है। तो कैग अपनी वार्षिक रिपोर्ट राष्ट्रपति को सौंपता है। ये विशेष ध्यान रखना है कि कैग के द्वारा, नियंत्रण एवं महालेखा परीक्षक के द्वारा अपनी वार्षिक रिपोर्ट किसके सामने प्रस्तुत की जाती है? तो राष्ट्रपति के समक्ष प्रस्तुत की जाती है। और राष्ट्रपति इसे कहां रखवाता है? तो संसद के समक्ष रखवाता है। तो राष्ट्रपति कैग की रिपोर्ट को संसद के सामने प्रस्तुत करता है। इस प्रकार से हमने देखी भारत में राष्ट्रपति की वित्तीय शक्तियां। अगली शक्ति आएगी न्यायिक शक्ति। अब न्यायिक शक्ति के अंदर क्या क्या आता है? वित्तीय शक्तियों के बाद अब न्यायिक शक्तियों के बारे में चर्चा करेंगे कि राष्ट्रपति के पास कौन कौन सी न्यायिक शक्तियां होती है। तो चर्चा करते हैं विद्यार्थियों राष्ट्रपति की न्यायिक शक्तियों के बारे में। नेक्स्ट रहेगा आपके
न्यायिक शक्तियां। तो राष्ट्रपति के पास कौन कौन सी न्यायिक शक्तियां होती है उनके बारे में हम चर्चा कर रहे हैं। तो हम देखते हैं राष्ट्रपति भारत के अंदर जो विभिन्न न्यायालय होते हैं, भारत के अंदर जो न्यायालय होते हैं उसके अंदर जो न्यायाधीश नियुक्त होते हैं वह राष्ट्रपति के द्वारा किए जाते हैं। जैसे संविधान के अनुच्छेद 124 के अनुसार भारत में जो उच्चतम न्यायालय होता है उसके मुख्य न्यायाधीश और अन्य न्यायाधीशों की नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है, एक वारंट जारी करके। उसके बाद संविधान का अनुच्छेद 126 उसके तहत सर्वोच्च न्यायालय के अंदर कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति की जाती है राष्ट्रपति के द्वारा। उसके बाद तीसरी शक्ति क्या है न्यायिक, तो सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों से संविधान के अनुच्छेद 143 के अनुसार राष्ट्रपति किसी भी विधि के मामले पर परामर्श ले सकता है, लेकिन अगर सर्वोच्च न्यायालय ने कोई परामर्श दिया है तो राष्ट्रपति उसको मानने के लिए बाध्य नहीं होता। तो तीन शक्तियां हम देखेंगे सर्वोच्च न्यायालय से संबंधित। पहली शक्ति हमने देखी कि सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति राष्ट्रपति करेगा। सर्वोच्च न्यायालय के अंदर कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति राष्ट्रपति करेगा। और सर्वोच्च न्यायालय से सलाह मशवरा करने की राष्ट्रपति की शक्ति है कि विधि के संबंध में, विधि के मामले पर राष्ट्रपति सर्वोच्च न्यायालय से परामर्श, सलाह मशवरा कर सकता है। तो हम पहले तो देखते हैं सर्वोच्च न्यायालय के संबंध में शक्तियां। तो पहली शक्ति हम देखते हैं, पहली शक्ति है राष्ट्रपति की सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की, सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति। ये पहला काम होता है राष्ट्रपति का कि सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति। ये है आपके अनुच्छेद 124, अनुच्छेद 124 के अनुसार। दूसरी शक्ति राष्ट्रपति की सर्वोच्च न्यायालय में कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति। ठीक है, ये अनुच्छेद आपको 126 देखने को मिलेगा। संविधान के अनुच्छेद 126 के अनुसार जब सर्वोच्च न्यायालय के अंदर मुख्य न्यायाधीश कार्य में नहीं होता है तो राष्ट्रपति के द्वारा कार्यवाहक, कौन से न्यायाधीश की, तो राष्ट्रपति के द्वारा कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति करी जाती है। देन अगला आता है राष्ट्रपति की सर्वोच्च न्यायालय से परामर्श करने की शक्ति। तो नेक्स्ट तीसरी हम देखते हैं राष्ट्रपति की विधि के मामले में सर्वोच्च न्यायालय से परामर्श करने की शक्ति। तो ये है आपके अनुच्छेद 143। और परामर्श जो करता है राष्ट्रपति सर्वोच्च न्यायालय के साथ, उस परामर्श को मानने के लिए राष्ट्रपति बाध्य नहीं है। न्यायालय ने क्या मशवरा दिया, क्या सलाह दी, राष्ट्रपति उसको माने या ना माने, ये राष्ट्रपति की इच्छा पर डिपेंड करता है। तो इसमें एक बात आपको ध्यान रखनी है, परामर्श मानने के लिए राष्ट्रपति बाध्य नहीं
होता। ठीक है, तो ये ध्यान रखना है कि राष्ट्रपति परामर्श कर सकता है न्यायालय के साथ अनुच्छेद 143 के अनुसार, लेकिन उसको मानने के लिए बाध्य नहीं होता। अगली बात हम देखते हैं, अब राष्ट्रपति क्या करता है कि संविधान के कुछ प्रावधान ऐसे होते हैं जिसमें राष्ट्रपति क्या करेगा, उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति करेगा। तो उच्च न्यायालय के न्यायाधीश, उसके साथ साथ आता है जो स्थानांतरण होता है, उच्च न्यायालय, एक उच्च न्यायालय से दूसरे उच्च न्यायालय में जो न्यायाधीशों का स्थानांतरण होता है वह भी राष्ट्रपति करता है, और साथ ही साथ उच्च न्यायालय में कार्यकारी मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति भी राष्ट्रपति के द्वारा करी जाती है। तो हमें तीन बातें और ध्यान रखनी है। कौन कौन सी है? पहली बात है कि राष्ट्रपति के द्वारा विभिन्न राज्यों के उच्च न्यायालयों के न्यायाधीशों की नियुक्ति राष्ट्रपति करता है। दूसरी, एक उच्च न्यायालय से दूसरे उच्च न्यायालय में न्यायाधीशों का स्थानांतरण राष्ट्रपति करता है। और तीसरी बात, उच्च न्यायालय में कार्यकारी मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति भी राष्ट्रपति के द्वारा करी जाती है। तो तीन बातें हमें यहां पर ध्यान रखनी है। तो नंबर 4 आएगा उच्च न्यायालयों के न्यायाधीशों की नियुक्ति अनुच्छेद 217, ये आपके है अनुच्छेद 217 के तहत। उसके बाद है एक उच्च न्यायालय से दूसरे उच्च न्यायालय में न्यायाधीशों का स्थानांतरण भी राष्ट्रपति के द्वारा किया जाता है। उसके बाद नंबर 6 क्या आएगा, उच्च न्यायालय के अंदर कार्यकारी मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति भी राष्ट्रपति के द्वारा करी जाती है। तो आपको ध्यान रखना है, उच्च न्यायालय में कार्यकारी मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा करी जाती है। इस प्रकार से आपके सामने राष्ट्रपति की न्यायिक शक्तियां हैं। ठीक है, आगे हम देखते हैं राष्ट्रपति की सैन्य एवं कूटनीतिक शक्तियां, कि भारत के राष्ट्रपति के पास किस प्रकार की सैन्य शक्तियां होती है और कूटनीतिक शक्तियां होती है। तो नंबर अगली आएगी आपकी 5वीं शक्ति, सैन्य एवं कूटनीतिक शक्तियां। तो आपको अगली शक्तियों के बारे में हमें देखना है कि राष्ट्रपति के पास सैन्य शक्तियां कौन सी होती है और किस प्रकार की कूटनीतिक शक्तियां होती है। तो भारत में तीनों सेनाओं का सर्वोच्च सेनापति राष्ट्रपति होता है संविधान के अनुच्छेद 53(2) के अनुसार। तो इसमें पहली शक्ति कौन सी है, इसमें आएगा आपके राष्ट्रपति तीनों सेनाओं का सर्वोच्च सेनापति होता है। ये पहली बात, अनुच्छेद आप देखोगे अनुच्छेद 53(2). ठीक, उसके बाद दूसरी शक्ति कौन सी आती है, जो भारत के विदेशों में राजदूत और उच्चायुक्त नियुक्त किए जाते हैं, वह राष्ट्रपति के द्वारा नियुक्त किए जाते हैं। उच्चायुक्त और राजदूत जो भी होते हैं वह
भारत के जो राष्ट्रपति के द्वारा नियुक्त किए जाते हैं। और जो विदेशी राजदूत भारत में काम करने आते हैं, विदेशी राजदूत जो भारत में कार्य करने के लिए आते हैं, उसको भारत में नियुक्ति कौन देता है काम करने के लिए? उन्हें भी नियुक्त करने का काम, अनुमति देने का काम हमारे राष्ट्रपति का होता है। तो अगली शक्ति है विदेशों में भारत के राजदूत एवं उच्चायुक्तों की नियुक्ति तथा विदेशी राजदूतों को भारत में कार्य करने की अनुमति ये आपके राष्ट्रपति के द्वारा दी जाती है। विदेशों में जो भारत के राजदूत और उच्चायुक्त होते हैं, उनको विदेशों में नियुक्त करने का काम राष्ट्रपति का होता है। राष्ट्रपति के नाम से वारंट जाता है उनको नियुक्त करने का। और जो विदेशों से राजदूत भारत में कार्य करने के लिए आते हैं, उनको अनुमति राष्ट्रपति की लेनी आवश्यक है। बिना राष्ट्रपति की अनुमति से आप भारत में राजदूत नियुक्त नहीं हो सकते। उसके बाद आता है अंतरराष्ट्रीय संधियां और समझौते राष्ट्रपति के नाम से की जाती है। अगली बात आपको ध्यान क्या रखनी है कि जो भी अंतरराष्ट्रीय संधियां, फॉरेन के साथ हम जो संधि करते हैं और जो समझौते होते हैं दो देशों के मध्य, वो किसके नाम से होते हैं? तो राष्ट्रपति के नाम से। करने वाले मंत्री होते हैं विदेश मंत्री, प्रधानमंत्री, लेकिन नाम किसका चलता है? अपने राष्ट्रपति का। तो अगली बात आपको ध्यान रखनी है, अंतरराष्ट्रीय संधियां एवं समझौते राष्ट्रपति के नाम से। विदेशों के साथ हम जो भी संधियां करते हैं, जो भी समझौते करते हैं, वह भारत के राष्ट्रपति के नाम से की जाती है। उसके बाद अगली आती है कि जब भारत के द्वारा किसी दूसरे के साथ युद्ध की घोषणा या शांति स्थापित करनी होती है, तो वह राष्ट्रपति कर सकता है। तो विदेशों के साथ या किसी भी देश के साथ युद्ध की घोषणा करना हो या फिर शांति स्थापना करना हो, तो यह शक्ति राष्ट्रपति में अंतर्निहित होती है। तो लास्ट हम इसमें चौथी सैन्य शक्ति देंगे, युद्ध की घोषणा करने एवं शांति स्थापित करने की शक्ति, यह भी अपने भारत के राष्ट्रपति के अंदर अंतर्निहित होती है। विश्व के साथ आप किसी भी देश के साथ युद्ध कर रहे हो, तो भारत का राष्ट्रपति अनुमति देगा तो ही भारत युद्ध कर सकता है। और शांति संबंध ये भी राष्ट्रपति के द्वारा क्रियान्वित करे जाते हैं। अब हमारी मुख्य शक्ति आती है राष्ट्रपति की सैन्य और कूटनीति के बाद आपातकालीन शक्तियां। राष्ट्रपति के पास 3 प्रकार की आपातकालीन शक्तियां होती है, हम उसके बारे में अब चर्चा करेंगे। एक विशेष बिंदु के बारे में चर्चा करने जा रहे हैं, आपातकालीन शक्तियां। अब इसमें क्या होता है, हम थोड़ा सा इसके बारे में एक विशेष देखेंगे। राष्ट्रपति की आपातकालीन शक्तियां, अब इसको भी हम 3 भागों में डिवाइड करेंगे। कितने भागों में आप देखोगे? 3 भागों में। वह 3 भाग कौन से हैं?
अब हम राष्ट्रपति की आपातकालीन शक्तियों को तीन भागों में डिवाइडेड करेंगे। राष्ट्रपति को तीन प्रकार की आपातकालीन शक्ति है, इसका उल्लेख कहां? तो भारत के संविधान का एक भाग है, भाग नंबर 18, उसमें अनुच्छेद 352 से लगाकर 360 तक राष्ट्रपति को तीन प्रकार की आपातकालीन शक्तियां प्रदान करी गई है। तो अब हम देखते हैं आपातकालीन शक्तियां। इसका हम पहले देखेंगे, इनका उल्लेख कहां मिलता है? आपातकालीन शक्तियों का उल्लेख मिलेगा आपको संविधान के भाग संख्या 18 में। आपातकालीन शक्तियों का उल्लेख कहां है? भाग संख्या 18। और अनुच्छेद पूछे तो अनुच्छेद 352 से 360 में इसका उल्लेख देखने को मिलता है। अब राष्ट्रपति को कौन कौन सी तीन आपातकालीन शक्तियां और कौन से अनुच्छेद में उसका उल्लेख है और कितनी बार भारत में लागू हुआ है, इसकी उद्घोषणा कैसे होती है, ये सारी की सारी बातें अब हम चर्चा करने जा रहे हैं। तो अब देखिए, सबसे पहले हम राष्ट्रपति की एक पहली शक्ति देखेंगे, उसका नाम आता है राष्ट्र में आपातकालीन प्रावधान या राष्ट्रीय आपातकाल। ठीक है, पहला आएगा नंबर फर्स्ट, ये है आपके राष्ट्रीय आपातकाल। नंबर दूसरा आता है आपके राष्ट्रपति शासन, राष्ट्रपति शासन। और नंबर तीसरा आएगा आपके वित्तीय आपातकाल। तो एक सवाल तो यह भी बन सकता है कि राष्ट्रपति को कौन कौन सी आपातकालीन शक्ति, तीन नाम ये हो सकते हैं और चौथा नाम कोई और भी हो सकता है। तो आपको ध्यान रखना है, राष्ट्रीय आपातकाल, राज्यों में राष्ट्रपति का शासन और वित्तीय आपातकाल। अब देखते हैं इनका उल्लेख कौन कौन से अनुच्छेद में हमें देखने को मिलता है। तो सबसे पहले हम देखेंगे इसका उल्लेख तो इसका उल्लेख मिलता है अनुच्छेद राष्ट्रीय आपातकाल का उल्लेख मिलता है अनुच्छेद 352 में। राज्यों में राष्ट्रपति शासन का उल्लेख मिलता है अनुच्छेद 356 में, अनुच्छेद 356 में। और जो वित्तीय आपातकाल है इसका हमें जो उल्लेख मिलता है वह अनुच्छेद 360 में मिलता है। तो इसका आप देखोगे उल्लेख अनुच्छेद 360 में। अब हम देखते हैं कि इनका प्रभाव कितना रहता है, क्या क्या पूरी प्रोसेस है, उसके बारे में हमें इन तीनों ही अनुच्छेदों के बारे में देखेंगे। तीन ही प्रकार की प्रोसेस है, कैसे लागू होती है, इनका कारण क्या क्या होता है, तो हम एक एक के बारे में अब विस्तार से थोड़ा चर्चा करते हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं राष्ट्रीय आपातकाल। नंबर फर्स्ट है हमारे पास, नंबर फर्स्ट हम चर्चा करेंगे राष्ट्रीय आपातकाल। और इसका यह लागू होता है अनुच्छेद 352 के तहत हमारे भारत में राष्ट्रीय आपातकाल लागू किया जाता है। अब यह इसका कारण क्या है, तो हम देखते हैं ये लागू कब होता है, जब देश में युद्ध की स्थिति हो, कोई बाह्य आक्रमण आ जाता है या फिर देश के अंदर सशस्त्र विद्रोह हो जाता है, तो देश की सुरक्षा को खतरा हो जाता है, तो देश में राष्ट्रीय आपातकाल की उद्घोषणा की जाती है। ऐसी उद्घोषणा आशंका के आधार पर भी की जा सकती है। हमें आशंका है कि युद्ध हो सकता है, सशस्त्र विद्रोह हो सकता है, बाह्य आक्रमण हो सकता है, तो ऐसी आशंका के आधार पर राष्ट्रीय आपातकाल लागू किया जा सकता है। तो क्या कारण है, यदि राष्ट्रपति को यह समाधान हो जाए गंभीर आपात की स्थिति है जिसमें युद्ध, बाह्य आक्रमण या फिर सशस्त्र विद्रोह होने जा रहा है, तो देश की किसी भाग को सुरक्षा को खतरा है, तो राष्ट्रीय आपातकाल की उद्घोषणा करी जा सकती है। तो हम देखेंगे इसमें कारण क्या है, युद्ध, बाह्य आक्रमण, युद्ध, बाह्य आक्रमण एवं
सशस्त्र विद्रोह की सशस्त्र विद्रोह की सशस्त्र विद्रोह की स्थिति में सशस्त्र विद्रोह की स्थिति में देश की सुरक्षा को खतरा होने पर इसे संपूर्ण देश या देश के किसी भाग पर लागू किया जा सकता है। अगला होता है इसे आशंका के आधार पर भी लागू किया जा सकता है। अगर आशंका है ना तो भी राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा करी जा सकती है। इसके लिए स्थिति उत्पन्न होने की आवश्यकता नहीं, स्थिति उत्पन्न होने से पहले आशंका के आधार पर भी इसको लागू किया जा सकता है। तो आपको यह भी बात ध्यान रखनी है, इसे आशंका के आधार पर भी लागू किया जा सकता है। तो राष्ट्रीय आपातकाल को आशंका के आधार पर भी लागू किया जा सकता है। थोड़ा सा विराम, पानी पी लूं। उसके बाद राष्ट्रपति इसको किसी भी पश्चातवर्ती उद्घोषणा के आधार पर वापस, जो ये राष्ट्रपति वाला आपको दिख रहा है ना, ये वापस पश्चातवर्ती उद्घोषणा के आधार पर वापस ले सकता है। लेकिन इसके लिए क्या आवश्यक है? इसके लिए आवश्यक है अगर युद्ध की घोषणा है तो मंत्रिमंडल से उसे लिखित रूप से उसकी अनुमति लेनी आवश्यक है। अगर राष्ट्रपति को राष्ट्रीय आपातकाल लागू करना है तो जो मंत्रिमंडल होता है, कैबिनेट होता है, उससे लिखित रूप से इसकी परमिशन लेनी आवश्यक है। बिना लिखित रूप से परमिशन लिए राष्ट्रपति ऐसे आपात की उद्घोषणा नहीं कर सकता। तो इसके लिए एक विशेष बात है, इसके लिए मंत्रिमंडल से लिखित रूप से लेना आवश्यक है। ये बस ये बात ध्यान रखनी है, मंत्रिमंडल ने अगर परमिशन लिखित रूप से नहीं दी है तो राष्ट्रपति राष्ट्रीय आपातकाल की उद्घोषणा नहीं कर सकता। अब आता है भारत में ये कितनी बार लागू हुआ। उससे पहले हम एक शब्द देखेंगे। हमारे संविधान के अंदर एक शब्द ये बाद में जोड़ा गया है। कौन सा शब्द है? ये जो आप देख रहे हो, सशस्त्र विद्रोह। पहले हमारे संविधान के अंदर सशस्त्र विद्रोह नाम से किसी भी प्रकार की शब्दावली का उल्लेख नहीं था। पहले था आंतरिक अशांति। तो आप देखेंगे इसमें एक शब्द हम देखते हैं, उसके बारे में चर्चा करते हैं। नोट 44वें संविधान संशोधन, 44वें संविधान संशोधन 1978 के द्वारा आंतरिक अशांति शब्दावली के स्थान पर सशस्त्र विद्रोह शब्द जोड़ा गया। तो आपको विशेष ध्यान रखना है, जो हमारे संविधान के अंदर
आपातकाल लागू होने का कारण सशस्त्र विद्रोह है, वह मूल संविधान में नहीं था। उसके स्थान पर क्या शब्दावली थी? उसके स्थान पर था ये सशस्त्र विद्रोह बाद में जोड़ा है आंतरिक अशांति, मतलब देश के अंदर थोड़ी सी भी आंतरिक अशांति लग रही है, आपातकाल लगा दो, ऐसा इंदिरा गांधी ने किया और आपने देखा कितना एक विभत्सक आपातकाल रहा। तो आंतरिक अशांति के स्थान पर सशस्त्र विद्रोह शब्दावली को कौन से संविधान संशोधन के द्वारा जोड़ा गया है? तो वह है आपके 44वां संविधान संशोधन 1978 के द्वारा मोरारजी देसाई सरकार के द्वारा इस शब्दावली को जोड़ा गया था। अब आता है भारत में कुल कितनी बार यह लागू हुआ है? तो आपको ध्यान रखना है यह अब तक 3 बार लागू। 3 बार कब हुआ? पहली बार हुआ है आपके नंबर फर्स्ट 1962 भारत चीन युद्ध, भारत चीन युद्ध। दूसरी बार होता है आपके 1971 भारत पाक युद्ध, जब बांग्लादेश का निर्माण होता है उस समय की बात है, ठीक है ना। और तीसरी बार होता है आपके 1975, ये होता है आपके आंतरिक अशांति के आधार पर, आंतरिक अशांति के आधार पर लागू हुआ। तीनों ही समय हमें देखना है राष्ट्रपति कौन थे। तो जब 1962 में लागू हुआ तो आप अनुमान लगा सकते राष्ट्रपति कौन है। तो 1962 में भारत के राष्ट्रपति थे वह आपके कौन थे? भारत के राष्ट्रपति थे 1962 के अंदर डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। तो यहां पर आएगा आपके डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। 1962 से उसके बाद आते हैं अपने राधाकृष्णन, 1962 से 1967, 1967 से 1969 तक आपके रहते हैं आपके वीवी गिरी, जाकिर हुसैन, और जाकिर हुसैन के बाद 1969 से 1974 तक आते हैं आपके वीवी गिरी। तो इस समय आपके दूसरा जो आपातकाल लगा उसमें आपके राष्ट्रपति थे वीवी गिरी यानी वराह वेंकटेश्वर गिरी। और लास्ट जो 1975 में लगा था उस समय थे फखरुद्दीन अली अहमद। तो क्या नाम है राष्ट्रपति का? फखरुद्दीन अली अहमद। क्या नाम है आपके राष्ट्रपति का? फखरुद्दीन अली अहमद। तो भारत के राष्ट्रपति का नाम फखरुद्दीन अली अहमद था, ठीक है। इस प्रकार से हम देखेंगे, थोड़ा माइक चेंज कर दो, डिस्चार्ज हो गया है तो, ठीक है। हमने अभी तक ये देखा पहले आपातकाल की पूरी प्रोसेस मैंने आपको बता दी। अब नेक्स्ट आता है, एक मिनट, हाँ थोड़ा सा ये माइक का सेटअप कर दो। अब अगला हमारे, एक मिनट, हाँ माइक डिस्चार्ज हो गया था, सॉरी, माफी चाहूंगा इसके लिए, टेक्निकल इश्यू है तो क्या कर सकते हैं। अब अगला हम देखते हैं दूसरा आपातकाल। ये आपके कितने टाइम लागू रहता है? तो यह जो आपातकाल है इसकी कोई समय सीमा नहीं है, लेकिन 6 महीने बाद संसद की अनुमति आवश्यक है और हर 6 महीने बाद इसको आगे रिन्यू किया जा सकता है। जो राष्ट्रीय आपातकाल है इसको प्रत्येक 6 महीने बाद संसद की अनुमति आवश्यक है और इसे कितने भी समय तक आप इसको लागू रख सकते हो। दूसरा आता है राज्यों में राष्ट्रपति शासन। नंबर 2 आएगा आपके राज्यों में राष्ट्रपति शासन। अब राज्यों में राष्ट्रपति शासन कौन से अनुच्छेद के तहत है? तो इसके लिए अनुच्छेद नंबर 356, भारत के संविधान के अनुच्छेद 356 के दरमियान राज्यों में राष्ट्रपति शासन लागू किया जाता है। राष्ट्रपति शासन राज्यों में लागू करने का मेन कारण क्या होता है? जब राज्यपाल को ऐसा लगे, क्या लगे? जब उस राज्य के राज्यपाल को ऐसा लगे कि संबंधित राज्य की जो राज्य सरकार है अनुच्छेद 365 के तहत विभिन्न
संवैधानिक प्रावधानों के अनुसार कार्य नहीं कर रही है तो राज्यपाल होता है वह राष्ट्रपति से सिफारिश करता है उस राज्य में राष्ट्रपति शासन लागू करने की। तो हमें ध्यान रखना है, जब किसी राज्य की सरकार संवैधानिक प्रावधानों के अनुसार कार्य नहीं कर रही हो तब उस राज्य का राज्यपाल संबंधित राज्य में राष्ट्रपति शासन लागू करने की सिफारिश करता है। तो आपको बस इतना ध्यान रखना है, जब किसी राज्य की सरकारें संवैधानिक प्रावधानों के अनुसार कार्य करने में अक्षम हो जाती है तो उस राज्य का राज्यपाल राष्ट्रपति से सिफारिश करता है कि राष्ट्रपति अनुच्छेद 356 के अनुसार उस राज्य में क्या कर दे, राष्ट्रपति शासन लागू कर दे। अब ये दो अनुच्छेद आएंगे। अनुच्छेद 365 जहां पर यह कहा गया है कि राज्य सरकार अगर संवैधानिक प्रावधानों के अनुसार कार्य ना करे तो वहां पर राष्ट्रपति शासन लगा सकते हैं और उसकी पूरी प्रोसेस आपको अनुच्छेद 356 में देखने को मिल जाएगी और राष्ट्रपति इसे किसी भी समय वापस ले सकता है। ठीक है, उसके बाद अगला आता है, अगर राष्ट्रपति शासन लागू कर दिया गया है और 2 महीने के अंदर संसद ने उसका अनुमोदन नहीं किया है। कितने महीने के अंदर? 2 माह के अंदर। देखिए, अनुमोदन हम बात करते राष्ट्रीय आपातकाल की तो वहां पर 1 महीने के अंदर अनुमोदन करने की आवश्यकता है और फिर वो 6 महीने तक बढ़ाई जा सकती है और प्रत्येक 6 महीने में आप बार बार आपको अनुमोदन करना पड़ेगा। लेकिन राष्ट्रपति शासन में 2 माह के अंदर अनुमोदन करने की आवश्यकता होती है। तो इसमें क्या है, संसद के प्रत्येक सदन का 2 माह के भीतर अनुमोदन आवश्यक। ये बात आपको ध्यान रखनी है कि अगर आपातकाल आगे जारी रखना है तो उस राज्य के अंदर, या फिर आप कहोगे क्या नाम है उसका, संसद, तो संसद के दोनों सदनों में 2 माह के अंदर उसका अनुमोदन आवश्यक है। दोनों सदनों को अलग अलग अनुमोदन करना पड़ेगा कि हम इसको अनुमति देते हैं कि उस राज्य में क्या लगा रहे, उस राज्य में राज्यपाल के स्थान पर राष्ट्रपति का शासन लागू हो जाए, यानी राष्ट्रपति का शासन उस राज्य में लागू हो जाए। फिर इसको 6 माह के लिए आप बढ़ा सकते हो और अधिकतम अवधि है 3 वर्ष। राष्ट्रपति शासन किसी भी राज्य में 3 वर्ष से अधिकतम नहीं लागू किया जा सकता है। तो बस इसमें आपको इतना ही ध्यान रखना है। इसे अधिकतम 3 वर्ष तक लागू रखा जा सकता है और फिर प्रत्येक 6 माह पश्चात संसद के सदनों का अनुमोदन आवश्यक।
बस यही बात आपको ध्यान रखनी है कि 3 वर्ष तक हम इसको लागू रख सकते हैं और 6 माह के पश्चात संसद के अनुमोदन की आवश्यकता होती है और अधिकतम आप इसको 6 माह तक लगा सकते हो। उसके बाद आता है कि यह पहली बार कब लगा। तो प्रथम बार की बात करें तो भारत के अंदर पहली बार अगर बात आती है तो पंजाब के अंदर लगा था 1951 में। फिर आता है सबसे लंबी अवधि, सर्वाधिक लंबी अवधि, तो वो भी पंजाब आएगा। उसके बाद सर्वाधिक बार कौन सी प्रधानमंत्री ने, तो इंदिरा गांधी ने इसका बहुत भरपूर उपयोग किया। 39 बार इंदिरा गांधी ने राष्ट्रपति शासन लगाया था। उस महान विभूति को हम कभी नहीं भूल सकते। और अंतिम बार अपने मणिपुर में लगा है, मणिपुर में राष्ट्रपति शासन लगा था। उससे पहले जम्मू कश्मीर में लगा था। उसके बाद जम्मू कश्मीर और लद्दाख 2 केंद्र शासित प्रदेशों में विभाजित कर दिए गए। इस प्रकार से ये सारी प्रोसेस है। ये प्रथम बार कब लगा, प्रथम बार पंजाब में 1951। राजस्थान में कितनी बार, राजस्थान में 4 बार यह आपातकाल लगाया गया। ठीक है। उसके बाद आप देखोगे सर्वाधिक कौन सी प्राइम मिनिस्टर ने, तो सर्वाधिक इसका प्रयोग इंदिरा गांधी ने 39 बार किया। इस प्रकार से आपकी सीईटी के हिसाब से ये आंकड़े सफिशिएंट है। आप इतना पढ़ लोगे तो आपके इसमें से गलत नहीं होगा। अब लास्ट आता है राष्ट्रपति की वित्तीय आपातकालीन शक्तियां। अंतिम आती है नंबर 3, वित्तीय आपातकाल। इसका उल्लेख अनुच्छेद 360 में वर्णित है। वित्तीय आपातकाल क्या होता है? जब देश के अंदर किसी भी प्रकार का आर्थिक संकट उत्पन्न हो जाता है तो राष्ट्रपति देश के अंदर वित्तीय आपातकाल की घोषणा करता है। जैसे आरबीआई ने घोषणा कर दी कि अब देश के पास आगे का गुजारा करने के लिए पैसे नहीं है, धन खत्म हो गया है, तो राष्ट्रपति अनुमोदन करेगा वित्तीय आपातकाल का और इसे किसी भी पश्चातवर्ती घोषणा से वापस लिया जा सकता है। एक बार अगर राष्ट्रपति ने इसकी घोषणा कर दी तो 2 माह के बाद संसद का अनुमोदन आवश्यक है। और अगर एक बार संसद ने इसका अनुमोदन कर दिया तो कितने भी समय तक वित्तीय आपातकाल को लागू किया जा सकता है। वित्तीय आपातकाल के दौरान विभिन्न मुख्य पदाधिकारियों की वेतन में भी कटौती की जा सकती है, सरकारी अधिकारियों के वेतन में भी कटौती करी जा सकती है। लेकिन ईश्वर ने साथ दिया, भारत में अब तक एक बार भी वित्तीय आपातकाल लागू नहीं हुआ है। यह है हमारी वित्तीय शक्तियां। ये भी थोड़ा देख लो। इसमें हम देखेंगे जब देश की आर्थिक साख संकट में हो तो इसकी घोषणा होती है। ठीक। उसके बाद 2 माह के अंदर संसद के दोनों सदनों का अनुमोदन आवश्यक और एक बार अगर संसद ने अनुमोदन कर दिया तो आप कितने भी समय तक इसको लागू रख सकते हो, यानी अनंत काल तक आप इसको लागू रख सकते हो। और अगला आता है इसके तहत विभिन्न पदाधिकारियों के वेतन भत्ते कम किए जा सकते, चाहे न्यायालय हो, चाहे राष्ट्रपति हो, चाहे प्रधानमंत्री हो, सबके वेतन भत्ते कम कर सकते हैं। लेकिन अब तक एक बार भी लागू नहीं, ये बात आपको ध्यान रखनी। अब तक एक बार भी लागू नहीं, ये आपको ध्यान रखना। यहीं से हमारे राष्ट्रपति से संबंधित टॉपिक समाप्त होता है। पूरा टॉपिक समाप्त नहीं हुआ। इसके बाद एक क्लास में मैं अगली क्लास में
भारत में अब तक कौन कौन से राष्ट्रपति हुए, उनकी अवधि के बारे में केवल सन बताऊंगा, ठीक है, ताकि सवाल आते हैं कि राष्ट्रपतियों का क्रम बताइए। ये सवाल अधीनस्थ बोर्ड में देखे जाते हैं तो उसके एक क्लास लूंगा। भारत के कुल 18 राष्ट्रपति हैं, राजेंद्र प्रसाद से लगाकर वर्तमान में द्रौपदी मुर्मू तक, तो उनका एक पूरी की पूरी लिस्टिंग और उनके बारे में थोड़ा सा तथ्य बताऊंगा। तो अगली क्लास में मिलते हैं दोस्तों राष्ट्रपतियों के बारे में कि भारत में अब तक कौन कौन से राष्ट्रपति हुए हैं और उनका समय क्या रहा है। एग्जैक्ट समय नहीं बताऊंगा, मैं केवल सन बताऊंगा आपके इंफॉर्मेशन के लिए एक अच्छी पीपीटी के साथ। दोस्तों धन्यवाद, आपने मेरी क्लास को स्टार्ट से अंत तक देखा। आप मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने अधिक से अधिक दोस्तों के साथ साझा करें। ऐसे ही राजनीति विज्ञान के संबंधित विभिन्न अध्यायों को पढ़ने के लिए हमारे चैनल को अभी इसी वक्त ज्वाइन करें। एड्यूजब टीच प्लेटफॉर्म में आप सभी विद्यार्थियों का, प्यारे प्यारे दोस्तों का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन है। मिलते हैं अगली क्लास में भारत के सभी राष्ट्रपतियों की जानकारी।